और आपके अंदर जो डर है साइकोलॉजी को लेकर वो भी खत्म कर देगा, क्योंकि ये सबसे अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसका मतलब सब चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। क्या पढ़ा है मैंने इस टॉपिक में अब तक, मैं रिवीजन कर रहा हूं, कुछ ज्यादा मैंने करवाया नहीं है। इसलिए नहीं करवाया कि शुरुआती स्पीड ठीक हो, नए बच्चे जुड़ते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं उनको लगे कि सर बहुत ज्यादा करवा दिया है, इसलिए भी। और फिर दूसरा अपना एक कूलर वाला अभी तक सही हुआ नहीं है, इसलिए भी। ठीक है ना, अब ये रक्षाबंधन के बाद ही सही होगा मुझे लगता है? और क्या, ऐसा ही सिस्टम है अपना है। हाँ, हैबिट बन गई गर्मी सहन करने का ना, सही है। शरीर का अनुकूलन, एडेप्टेशन पावर बढ़ गया है तुम लोगों का। तो इस टॉपिक को अपन पढ़ रहे थे और इस टॉपिक में क्या पढ़ा है मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं। अधिगम का अर्थ पढ़ा है मैंने पहले दिन की क्लास में आपको, जिसमें बताया व्यवहार में होने वाला वांछित अपेक्षित स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम। बीमारी, थकान, परिपक्वता, मूल प्रवृत्ति, शारीरिक कारणों से कोई भी परिवर्तन होता है वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। फिर हमने 8 परिभाषाएं पढ़ी हैं, वो सब आपको याद करके जाने हैं, वो सभी महत्वपूर्ण हैं। जो भी क्लासरूम में करवा रहा हूं मतलब ये बेहतरीन है, इससे आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं क्लास नोट्स को आपको प्रायोरिटी में रखना है। कोई भी नई चीज होती है, कोई अपडेट आता है, मुझे लगता है कि मैं बता दूंगा, तो अपन लास्ट तक भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा, मुझे लगेगा कि ये चीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सितंबर में ग्रेड 2 का एग्जाम है, तो वहां अपने को और कुछ पेपर देखने को मिलेंगे और अपने को लगता है कि ये चीज और नहीं आ गई, तो वो अपन अपडेट करेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लेटेस्ट जो भी होंगे पेपर वो सब अपन जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको अधिगम की प्रक्रिया बताई। प्रक्रिया में 3 व्यक्तियों का जिक्र किया था मैंने, हिलगार्ड, स्मिथ और थॉर्नडाइक। आप थॉर्नडाइक याद रखना, जिसके 8 स्टेप बताए हैं वो सीक्वेंस में याद करने हैं, बाकी ज्यादा उनमें कुछ है नहीं। फिर मैंने अधिगम की विशेषताएं पढ़ाई आपको कि लर्निंग होता क्या है। तो यहां मैंने 17-18 विशेषताएं बताई आपको, पूरी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बिंदु है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, उपार्जित है, व्यक्तिगत सामाजिक है, सार्वभौमिक है, व्यवहार में परिवर्तन है, लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, रचनात्मक है, एक्टिव प्रोसेस है, जटिल है, कॉग्निटिव है, एसआर में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, अनुभवों का संगठन है, अनुभव के आधार पे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, अनधिगम भी अधिगम है, मतलब गलतियां भी सीखने का पार्ट होती हैं। ये सब विशेषताएं मैंने आपको एक एक करके समझा दी। फिर मैंने आपको अधिगम के प्रकार समझाए। प्रकार में हमने 2 व्यक्तियों को पढ़ा, रॉबर्ट गे ने, जिसने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साहचर्य, बहुविभेदन, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और समस्या समाधान। अच्छे से याद करके जाने हैं। पहला सबसे निम्न प्रकार होता है, 8वां सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार, उच्चतम कोटि का प्रकार। डेविड आशुबेल ने 4 प्रकार बताए। अभिग्रहण मतलब लिखकर या बोलकर याद करना, रोट लर्निंग जैसी चीजें उनको वैसे याद कर लेना। तीसरा खोज, हाँ एक्सप्लोर मतलब दी गई विषय, ये भाषा पूरी याद रखना जो लिखाता हूं मैं आपको, ये एग्जाम में आई हुई भाषा है। दी गई विषय वस्तु में से तुम कुछ नया निकाल लेते हो, ये खोज है, एक्सप्लोर है। समझ रहे हो ना, एक्सप्लोर। आपको जिंदगी भगवान ने दी, इसमें तुम कुछ नया खोजो। जिंदगी तो सभी जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं लाइफ, कोई ऐसा नहीं जो नहीं जी रहा है। आप नया खोजो। एक्सप्लोर वर्ड लाइफ का बहुत गजब का वर्ड है, कि आपके पास जो है उसमें कुछ नया लेके आओ, जो चीज आपको ईश्वर ने दी है उसमें कुछ नयापन लेके आओ, तो आपकी जिंदगी के पढ़ने के इन सब के मीनिंग, अन्यथा कोई मीनिंग ही नहीं है। और चौथा होता है मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब अर्थपूर्ण चीजों को समझना, पूर्व ज्ञान से रिलेवेंट करके चीजों को सीखना, क्रियाशील होकर सीखना, ये सबसे बेस्ट प्रकार होता है। फिर कल की क्लास में मैंने आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू लर्निंग, जिससे मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत कारक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्तिगत कारक में कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, सबसे अधिक प्रभावित करता है मोटिवेशन, सबसे अधिक करेगा। दूसरा इच्छा शक्ति, विल पावर, जुनून होता है इच्छा शक्ति,
कि मैंने तय कर लिया कि करना है। तीसरा, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, अधिगम अच्छा नहीं होगा। चौथा, इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो अधिगम अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। पांचवा, रुचि आपकी पॉजिटिव है, अभिवृत्ति आपका पॉजिटिव है तो अधिगम अच्छा होगा। अहम ग्रस्तता, अहम ग्रस्तता का मतलब होता है कि आप अपने उस कार्य के प्रति तल्लीन हो, उसके प्रति आपका पूरा ध्यान है, इसको अहम ग्रस्तता बोलते हैं। इसके अलावा विन्यास मतलब चीजों को करने के लिए तैयार हो जाना, सेट हो जाना। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, मेमोरी, थकान, ये सब व्यक्तिगत कारक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक था आयु व परिपक्वता। परिपक्वता का मैंने बताया, परिपक्वता अधिगम का आधार है, ये स्वतः चालित है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इससे होने वाले परिवर्तन अधिगम में नहीं शामिल होते। परिपक्वता क्यों अलग है अधिगम से, तो मैंने बताया वो जन्मजात है, अधिगम अर्जित है। परिपक्वता निर्धारित समय तक, अधिगम लगातार। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, अधिगम मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिपक्वता पे मोटिवेशन का, ट्रेनिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अधिगम पे पड़ता है। तो ये मेजर डिफरेंस मैंने बताया, वो याद रख के जाना है आपको। उसके बाद मैंने आपको शिक्षक संबंधी कारक पढ़ाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। उसमें याद रखना, प्रेजेंटेशन सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये वर्ड आपको जरूर याद रख के जाना है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। उसके अलावा मेंटल हेल्थ, नेतृत्व है, कम्युनिकेशन, ये सब प्रभावित करेंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाए कार्य संबंधी कारक, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। कार्य की लंबाई, उपयोगिता, रोचकता, समानता, कठिनाई ये प्रभावित करेगी। वातावरण में भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, तीन प्रकार के एनवायरमेंट होते हैं। भौतिक में ठंडी और गर्म जलवायु, सामाजिक में परिवार, विद्यालय, समूह, और सांस्कृतिक में रूढ़ियां, रीति रिवाज, परंपराएं। और अंतिम में ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, वो कोई विशेष नहीं है, जिसमें आपके मेरे बीच रिलेशनशिप, अनुशासन, टाइम टेबल, पुनर्बलन, ये सब आ जाते हैं। विधि संबंधी कारक मैंने बताया आपको, जिसमें तीन प्रकार की विधियां स्पेशली याद रखना, विराम, अविराम, पूर्ण और आंशिक विधि, और साभिप्राय और प्रासंगिक विधि। तो इनके नाम देख लेना, बाकी अर्थ में ही सब, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अंत में मैंने जो बिंदु करवाया था वो बताया था, अधिगम के तीन उपागम होते हैं, तल, नितल और वर्किथिक। तल का मतलब चीजों को रट लेना, नितल का मतलब गहराई तक समझ लेना, और वर्किथिक का मतलब होता है कि आपको तो परीक्षा में अच्छे अंक लाना है, जहां जो चीज फायदा देगी मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, जो फायदा नहीं देगी मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूंगा। मतलब एक प्रकार से जिंदगी में ये अप्रोच हमेशा अप्लाई करना, मेरे को जिस रिलेशनशिप से मेरी ग्रोथ हो रही है उसके साथ मुझे लगना है, और जिससे मुझे नुकसान हो रहा है उसको निकाल देना है। हर जगह लागू कर लो इसको। पढ़ाई में भी जो किताब आपके लिए फायदेमंद है उसको लेके आओ, बाकी कचरे को निकाल दो। वो हैबिट्स जो आपके लिए अच्छी हैं उनको रखो, बाकी को निकाल दो। एक चीज कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा सेल्फिश स्वार्थ मेरा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के मामले में बच्चे को हमेशा सेल्फिश होना चाहिए, मैं मानता हूं। तुम सेल्फिश नहीं हो तो तुम्हारे लिए सामने समस्याएं खड़ी होंगी, तुम बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ये तीन उपागम से तीन विचारधाराएं निकली, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद। जो आज की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों में से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। कल लाइव वाले बच्चे जो क्लास देख रहे हैं वो कह रहे थे सर आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, तो बेटा आपकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक में इतने खो जाओ कि आपको ना कमेंट्स करना पड़े और ना मुझे उन कमेंट्स को देखना पड़े। आपका उद्देश्य केवल जब लर्निंग होता ना, तो बाकी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। से ऑफलाइन बैच के बच्चे भी बैठे हैं तो इनको कोई मतलब नहीं है, चुपचाप गहनता से पढ़ रहे हैं। यदि आप यहाँ कमेंट्स में आपके पढ़ूंगा फिर आपके नाम लूंगा, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पढ़ने की इच्छा कम है, तलब कम है, बाकी चीजों की इच्छाएं ज्यादा है। तो केवल और केवल ये सीखो कि हमें इस टॉपिक में क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। बाकी इधर उधर की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। ये लाइव क्लासेस वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरा कि कमेंट्स ना तो करें, कोई मतलब नहीं है। मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूंगा, 8 मिनट खराब होंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूं और आप पढ़ने आए हो, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, टॉपिक को समझो, बाकी चीजों पे ध्यान मत दो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, व्यवहारवादी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अपने इस बैच में एक प्रक्रिया इस बार नहीं की, भूल गए थे अपन अपन हाँ, वो रक्षाबंधन के बाद दोबारा से अपन उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव ताकत है जो आपको डेली हैबिट में भी लानी है। प्रेयर मैं करवाता हूं आपको, मौन करवाता हूं आपको, मन ही मन सोचना पड़ता है कि मुझे लाइफ में जाना कहां पे है, तो वो अपन
13 तारीख से जब दोबारा से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, तब अपन वापस से क्लास की शुरुआत उसी से करेंगे, ताकि एक पॉजिटिविटी रहे और वो पॉजिटिविटी हमें आगे बढ़ाती रहे। आज की क्लास का बिंदु है व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखिए, सिलेबस में आपके केवल इतना लिख दिया कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या होता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलता है। अब अपन जब एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोली थी ये बात कि हमेशा जो भी पढ़ो पैटर्न को हमेशा फॉलो करो। जब आज क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, वहां पे प्रश्न ऐसे आने लग गए, कथन के विकल्प वाले, कथन कारण वाले, संगत असंगत वाले, तो आपका अभ्यास भी हमेशा वैसे ही प्रश्नों का शुरू हो जाना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर हल्के हल्के बदलाव लाना शुरू कर दो। व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में आप जितने पेपर उठा के देखना, अभी जैसे आरपीसी का स्कूल लेक्चर का हुआ, यदि प्रश्न कम आए, बट देखना आप एक बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न आया उसमें, मतलब वो पैटर्न बताता है कि यार आपको पढ़ना कैसे है। अब मैं चाहूं तो इसमें डायरेक्ट ये बता दूं कि व्यवहारवादी सिद्धांत में 5 सिद्धांत आते हैं, अपने को पढ़ के जाने नहीं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि गुरुजी व्यवहारवादी होता क्या है। यदि ये समझ में नहीं आया तो इसके सिद्धांत तो समझ में आने का मतलब ही नहीं है। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी क्या है, कोग्निटिव थ्योरी क्या है और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, ये तीनों का बेसिक अर्थ पता होना चाहिए। तो व्यवहारवाद कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अधिगम जो होगा ना, उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा वो इस परिवेश का पड़ेगा, इन्वायरमेंट का पड़ेगा। यानी ताकतवर चीज कौन है, वातावरण है। ठीक है, अब वातावरण में चीजें क्या होती हैं, वातावरण में जैसे मान लीजिए मैंने आपको मोटिवेट किया, मोटिवेशन दिया, तो उससे भी मैं तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता हूं। तो पुनर्बलन को इंपॉर्टेंट मान लिया इन्होंने, कंडीशनिंग को इंपॉर्टेंट मान लिया। आईपी पावलो की थ्योरी जब आप 13 तारीख को दोबारा से अपन क्लास लेंगे, तो मैं आईपी पावलो पढ़ाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट गजब का सिद्धांत है, उसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी, उसने लाखों लोगों का इलाज किया और आज बहुत सारे लोग उसका यूज कर रहे हैं, तकनीक है वो। और भारत में तो साधु संत पनपे उसी वजह से। तो कितनी बड़ी चीज थी उसकी, और वो कैसे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। तो ये कहते हैं कंडीशनिंग द्वारा तुम चीजों को बदल सकते हो, पुनर्बलन के द्वारा तुम चीजों को बदल सकते हो, तुम ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर सकते हो, ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकते हो। व्यवहारवादी कहता है कि टीचर इतनी ताकतवर चीज है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बना देगा कि बच्चे के व्यवहार को बदल देगा। मुझे कई बार मेरा मन करता है, मेरे पास संसाधन नहीं होता और मैं हेडेक नहीं लेना चाहता, वो ना मेरा बहुत मन करता है कि मैं ऐसे बैचेज या ऐसी जगह स्टार्ट करूं जहां वो बच्चे मेरे ऑब्जर्वेशन में रहें, उनकी पूरी रूटीन मेरे अंडरलाइन में हो, उनको एक एक चीज मैं बताऊं कि ये चीज तुम्हें करनी है, चीज नहीं करनी है। उनका मोबाइल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी मैं तय करूंगा, उन्हें कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है ये मैं तय करूंगा। मतलब वो पूरा ऑब्जर्वेशन गुरुकुल वाला सिस्टम, ये मेरे मन में बहुत उत्कंठ इच्छा है इसके, लेकिन इसके लिए जगह चाहिए, पूरा डिटर्मिनेशन चाहिए, मुझे भी बहुत टाइम देना पड़े। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं कि यदि मैं उस इन्वायरमेंट में आप लोगों को रखूं तो मैं आपको जीरो से शिखर तक पहुंचा सकता हूं। ये नहीं हो सकता कि आप असफल हो जाओ, ये हो नहीं सकता कि आप में नेगेटिविटी आ जाए, ये नहीं हो सकता कि आप एग्जाम हॉल के स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाओ, ये नहीं हो सकता कि तुम बकवास चीजें पढ़ रहे हो, दिल्ली में कचरा तुम एकत्रित कर रहे हो, तुम्हारी हर चीज गजब तरीके से हो। ये वास्तव में सच है और ये हमने देखा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य कुछ भी नहीं था, एक साधारण बच्चा था, लेकिन चाणक्य ने उसको इन्वायरमेंट दिया है और हर चीज उसको ऐसे बताई कि ऐसे करना है, और वो इन्वायरमेंट से निकल के वो भारत का पहला गजब का केंद्रीकृत राजा बना, पूरे इतिहास का पहला। तो ये चीज पॉसिबल है कि आपको एक बहुत अनुकूल इन्वायरमेंट आपके सामने क्रिएट किया जाए, टीचर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर सकता है जो आपकी जिंदगी को बदल दे। मैं तो इसमें बहुत बिलीव रखता हूं। तो ये व्यवहारवादी भी कहते हैं कि मतलब वातावरण कितना पावरफुल है। कहते हैं कि आप जो लेके आए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, आप कुछ लेके नहीं आए, कहता कुछ नहीं, आप जीरो हैं, आप ये जो है ना एकदम से खाली हैं, बीच में कुछ नहीं है, आप कोरा कागज हैं आप।
हम जो देंगे, मैं बोलूंगा, मैं सुनाऊंगा, आप देखेंगे, वो चीजें तुम्हारे दिमाग पे छपती जाएगी और तुम वो बनते जाओगे। और ये तो अपन नोट कर ले। आप 3 महीने एक अच्छे ग्रुप के साथ रहिए, आप एक अच्छा दोस्त बनाइए। अच्छा दोस्त की पहचान क्या है? अमूमन हमें दोस्त कौन अच्छा लगता है? जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत हंसाता है? नहीं, दोस्त वो जो ग्रोथ की बातें करता है, जो दोस्त जो आपकी आपकी कमजोरियों को बताता है, जो दोस्त जो आपको बताएगा कि यार अपने को लाइफ में आगे ऐसे भी बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे वो तुम्हारे पूरी चीजों को बदल देगा। एक सिर्फ एक दोस्त की वजह से लाइफ बदल जाएगी। सोच के देखिए कि आपके आसपास 10 लोग ऐसे हों जो सिर्फ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हो, जो बहुत पॉजिटिव विचारों से भरे पड़े हैं, तो आप धीरे धीरे वही व्यक्ति बन जाओगे, उन्हीं में शामिल हो जाओगे आप। ये व्यवहारवाद की ताकत है। मतलब ये कहता है कि इन्वायरमेंट से बड़ा कोई टीचर ही नहीं है सर। यदि टीचर इन्वायरमेंट से बड़ा होता है तो सब जिनके बच्चे, जिनके माता पिता, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा, वो सब सक्सेसफुल बनते नहीं बनते हैं सब सक्सेसफुल। 50% ही रेशियो उनका सक्सेसफुल बनने का, 50% फेल हो जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट जॉब्स में तो आप ये देखिए कि अधिकतर एवरेज बुद्धि के बच्चे हैं ना, वो ज्यादा सक्सेस होते हैं। और उसका रीजन है कि वो किन लोगों के साथ बैठे, किन विचारों को ग्रहण किया, धीरे धीरे वो विचार उनके जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। तो समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूं? व्यवहारवादी अप्रोच ये कहता है कि इन्वायरमेंट सबसे ताकतवर चीज है जो तुम्हें बदल सकती है। अब इसके ऊपर 6-7 प्रश्न आ गए बेसिक। एक प्रश्न अभी आया, अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का। उसमें प्रश्न ऐसे आया कि संज्ञानवादी सिद्धांत की विशेषता नहीं है, संज्ञानवादी जो अधिगम सिद्धांत है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। उसमें लिख दिया अधिगम एक्टिव व जटिल प्रोसेस, अधिगम निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम है। तो आपको समझ में आना चाहिए उद्दीपक अनुक्रिया का परिणाम किसने बताया है? व्यवहारवादी ने बताया। प्रश्न किससे पूछ रहा है? संज्ञानवादी पूछ रहा है। मतलब ये विशेषता तो नहीं हो सकती। अब मान लीजिए एक विशेषता संज्ञानवाद की ऐसी दे रखी थी जो आपने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि तुमने व्यवहारवाद को पढ़ा है, और तुमने व्यवहारवाद में पढ़ा है कि व्यवहारवादी ये कहते हैं अधिगम क्या होता है? उद्दीपक के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया का आउटकम्स होता है, वो होता है लर्निंग। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई चीज पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ लो, तो दूसरी चीज जब आप प्रश्न हल करोगे तो उसमें आपकी मदद कर देगा, हेल्प कर देगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक पढ़ा रहा हूं। इसकी 7-8 लाइन लिखा रहा हूं, ये सब के सब परीक्षा में आई हुई है, आरपीएससी में सब के सब आई हुई है। तो लिखो आप व्यवहारवाद के ऊपर। क्या है व्यवहारवादी? लिखो, केवल सीखना है, समझना है, ना इधर देखना ना उधर देखना है। लाइव वाले बच्चों को बोल रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो पूरा ध्यान दे रखे हो। तो लाइव वाले बच्चे होते हैं, उनका ध्यान में रहता है कि सुनीता के कमेंट कर रही है, दिलखुश जाट है एक टाबर, वो बहुत जल्दी बाबू को जाए तो वो जल्दी रिप्लाई कर देता है। तो आपको केवल और केवल आपका उद्देश्य इतना ही होना चाहिए कि हमें सर ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में आया कि नहीं आया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली लाइन लिखोगे व्यवहारवादी में, यह विचारधारा वातावरण यह विचारधारा वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक मानती है। यह विचारधारा वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक मानती है। वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक मानती है, जिसके अनुसार बालक के व्यवहार को बदला जा सकता है। वातावरण को सबसे बड़ा टीचर मानती है, जिसके अनुसार किसको बदला जा सकता है? बच्चे के व्यवहार को। व्यवहार को कौन बदलेगा? वातावरण बदलेगा। ये कौन कहता है? व्यवहारवादी सिद्धांत। पहली बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है। नंबर 2, फिर ये कहते हैं कि अधिगम क्या होगा, लर्निंग क्या होगा। ये तीनों में याद रखना आपको। व्यवहारवादी अधिगम की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, संज्ञानवादी अधिगम की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, और निर्मितवादी अधिगम की उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। यह कहता है कि अधिगम क्या है, तो यह कहता है अधिगम जो होता है वो एस और आर,
उनके मध्य या तो संबंध का परिणाम है या वैसे प्रतिफल है, कैसे ही भाषा आ जाएगी। मतलब उद्दीपक अनुक्रिया की संबंध की जो बात करता है वो कौन करता है, व्यवहारवाद करता है। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके। तो लिख लें नंबर 2 पे, यह विचारधारा, यह विचारधारा अधिगम को, यह विचारधारा अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य, यह विचारधारा अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक कौन है, स्टिमुलस, अनुक्रिया कौन है, रिस्पॉन्स, एस और आर, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। यह विचारधारा अधिगम को उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध का परिणाम मानती है, संबंध का परिणाम मानती है, संबंध का परिणाम मानती है। संबंध का परिणाम मानती है। लिख लिया? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता है। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक अधिगम परिस्थितियों का निर्माता है। किसका निर्माता? अधिगम परिस्थिति, समझ गए? लर्निंग सिचुएशन। मतलब मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूं कि तुम्हारी सीखने की ललक जग जाए। ये व्यवहारवादी मानता है और ये मैं भी मानता हूं इस चीज को कि टीचर में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप किस टीचर से पढ़ते हो ये बताता है कि तुम कहां जाओगे। मेरा तो बहुत मन करता है ऐसा कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूं कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाए, तुम ऊर्जा से भरे घूमो पूरे दिन, तुम्हारी लाइफ में फेलियर वर्ड से तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कुछ भी नहीं है यार, ये हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अरे मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे जैसा एक बहुत औसत विद्यार्थी इतना सब कुछ अर्जित कर सकता है, तो तुम सब कुछ अर्जित कर सकते हो। मैं अपने आप को औसत बता रहा हूं और ये सच है, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। बाहर की चीजों को अंदर मत लेके आओ, अंदर की चीजों को बाहर निकालना शुरू कर दो। यहीं से शुरुआत हो जाएगी। 4 नंबर पे चौथी विशेषता, यह सिद्धांत अवलोकन योग्य व्यवहार, यह आया हुआ प्रश्न याद रखना, अवलोकन योग्य व्यवहार, अवलोकन योग्य व्यवहार, ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर, यह सिद्धांत अवलोकन योग्य व्यवहार पर बल देता है। यह सिद्धांत अवलोकन योग्य व्यवहार पर बल देता है। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर, मतलब ये एक लाइन बोल, दो प्रश्न आए हुए हैं यहां से। एक तो ये भी आया हुआ है, कौन सी विचारधारा अवलोकन योग्य व्यवहार को महत्वपूर्ण मानती है। मतलब अवलोकन योग्य व्यवहार को मतलब मैं आप लोगों को देखूंगा और तुम्हारे बैठने के तरीके, तुम्हारे चेहरे की ऊर्जा को देखकर अनुमान लगा लूंगा कि तुम कहां जाने वाले हो। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी कर दूंगा कि तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी बनोगे, तुम सक्सेसफुल बनोगे। ये अवलोकन योग्य व्यवहार है। दूसरा इसमें एक प्रश्न आया हुआ है, कौन सी विचारधारा ये मानती है कि व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। ये दोनों एग्जाम में प्रश्न आए हुए और दोनों आरपीएससी में आए हुए हैं। आप समझने वाली चीज है, आपको लगेगा सर ये कैसे हो सकता है। वस्तुनिष्ठ, व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन की बात कौन करता है? ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव बिहेवियर क्या होता है बताओ? वस्तुनिष्ठ अध्ययन क्या होता है? और वस्तुनिष्ठ को मतलब हुआ है कि ये कहते हैं कि तुम्हारे व्यवहार को देखकर
मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि तुम क्या करोगे और वो सही होगी, मतलब उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगी। मतलब मैं आपके व्यवहार के आधार पे निष्कर्ष निकाल सकता हूं। और कौन सा निष्कर्ष निकाल सकता हूं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हो। मतलब ये साइंटिफिक बात कर रहा है कि आपके व्यवहार को देखकर वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड। आप देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं साइकोलॉजी बहुत गहराई वाला विषय है। अब इसको आप यदि नॉर्मली पढ़ के नहीं जाओगे तो आप इसको गलत करके आ जाओगे। आपको लगेगा व्यवहारवादी वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता व्यवहारवादी में थोड़ी आएगी, संज्ञानवादी में आएगी। नहीं, वस्तुनिष्ठ व्यवहार की वस्तुनिष्ठता की जो बात करते हैं वो कौन है? व्यवहारवादी। इसका मतलब तात्पर्य यहाँ पे ये है मैं कि तुम्हारे व्यवहार को देखूंगा और मैं तुम्हारे व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर दूंगा कि ये बच्चा ऐसा करेगा, और ये कहता है कि वो 100% वैसा ही होगा, वो सत्य होगा, वो झूठ नहीं होगा। मतलब व्यवहार की को इतना इंपॉर्टेंट मान लिया इसने, कि अवलोकन को इतना इंपॉर्टेंट मान लिया कि आप किसी का ऑब्जर्वेशन करो और वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कोई भी चीज बताते हो वो क्या होगी? एकदम से सही होगी। तो ये दोनों वर्ड याद रखना आप। अवलोकन योग्य व्यवहार की बात कौन करता है और व्यवहार की वस्तुनिष्ठता की बात किसने की है? व्यवहारवादी। दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए। नेक्स्ट, फिर ये कहते हैं सीखने में, लर्निंग में कौन क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सीखने में पुनर्बलन। पुनर्बलन की सबसे अधिक बात किसने की है? आप आंसर क्या करोगे? व्यवहारवादी। सीखने में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है, अनुबंधन इंपॉर्टेंट। पुनर्बलन, अनुबंधन और एसआर, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट माना है सीखने में। पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट, अनुबंधन कंडीशनिंग, और तीसरा वर्ड क्या बोला मैंने? एसआर। एसआर का मतलब क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया। क्या है? महत्वपूर्ण है। सही लग रहा है क्या आपको? जच रही है क्या ये बात? पुनर्बलन, अनुबंधन और उद्दीपक अनुक्रिया इंपॉर्टेंट। जहां कहीं भी पुनर्बलन की बात आएगी व्यवहारवादी करना है। कंडीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता कंडीशनिंग पे। मैं पूरा सिद्धांत ही पढ़ाऊंगा जिससे आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं, इतना मान के चलना। और एस आर का मतलब है उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये बेसिक बातें हैं। अंतिम चीज जो व्यवहारवादी बोलते हैं वो बोलते हैं, ये कहते हैं बच्चा जो होता है वो ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है भाई? ये स्टेट में आया था प्रश्न, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या है? दो बॉक्स की अवधारणा है, एक व्हाइट बॉक्स होता है। ये तो कहते हैं संज्ञानवादी। ये तो कहते हैं बच्चा जन्म के साथ मानसिक क्रियाएं लेकर पैदा होता है। मतलब वो आंतरिक रूप से कुछ क्रियाएं लेकर आता है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब मानसिक क्रियाएं लेकर पैदा होता है। ये ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, वो कहता है ब्लैंक है वो कंप्लीट। अपन क्या कहते हैं? ब्लैंक है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ब्लैंक का मतलब समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है। ये कहता है बच्चा जब पैदा होता है वो खाली होता है, ब्लैक बॉक्स होता है वो। लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है तो वातावरण की जो चीजें वो धीरे धीरे वो उसके उस बॉक्स के ऊपर छपती जाती हैं। वो अनुभव, व्यवहार, प्रशिक्षण, ये सब चीजें वो उसके दिल और दिमाग में छपती जाती हैं। तो यहां आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा किसकी है? व्यवहारवाद की। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या है? बच्चा जन्म के समय कोई मानसिक क्रिया लेकर पैदा नहीं होता, वो खाली कागज होता है। लेकिन बाद में वातावरण, अनुभव, प्रशिक्षण, ये उसके व्यवहार का निर्धारण करते हैं। यानी शुरुआत में केवल वो खाली कागज होता है। ये कौन मानते हैं? व्यवहारवाद। तो लिखो इसमें ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या है? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या है? ब्लैक बॉक्स की अवधारणा, ब्लैक बॉक्स की अवधारणा क्या है?
लिख लो, व्यवहारवादियों के अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों के अनुसार बालक जन्म के समय कोरा कागज होता है। जन्म के समय क्या होता है? कोरा कागज। फिर वह अपने अनुभव प्रशिक्षण फिर वह अपने अनुभव और प्रशिक्षण से चीजों को सीखता है। तो यह भी याद रखना, आप अनुभव और प्रशिक्षण को इंपॉर्टेंट किसने माना था? तो आंसर क्या कर दोगे? व्यवहारवादियों ने अनुभव प्रशिक्षण को क्या माना था? इंपॉर्टेंट माना। अनुभव और प्रशिक्षण को व्यवहारवादियों ने इंपॉर्टेंट माना। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? समझ में आ गया? देखो ये सब बेसिक बातें थी, बट इनसे बहुत प्रश्न आए। अब मैंने इसलिए कंप्लीट लिखा दी, आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। व्यवहारवादियों के दो वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? दो। एक तो होता है पुनर्बलन व्यवहारवादी, और एक होता है अपुनर्बलन व्यवहारवादी। पुनर्बलन व्यवहारवादी और दूसरा क्या है? अपुनर्बलन व्यवहारवादी। दो पार्ट में अपन इनको पढ़ेंगे। व्यवहारवादियों की दो टुकड़े, मतलब दो डिवाइडेशन है इनके, जो समर्थक है उनमें। व्यवहारवाद का जो फादर था वो तो कौन था? वाटसन था। कौन था? वाटसन। पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। अब व्यवहारवादी कहते हैं एक विचारधारा है जो कहती है कि एस और आर के मध्य जो संबंध स्थापित होता है वो किसके द्वारा होता है? पुनर्बलन के द्वारा। एक विचारधारा कहती है एस और आर के मध्य जो संबंध है वो पुनर्बलन के द्वारा नहीं होता। एक कहता है पुनर्बलन के द्वारा संबंध स्थापित होता है, और एक कहता है पुनर्बलन के द्वारा संबंध स्थापित नहीं होता है। आ रही है बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? मतलब दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक सिद्धांत ये कहेंगे उद्दीपक अनुक्रिया में पुनर्बलन की भूमिका होती है। एक सिद्धांत, एक विचारधारा कहेगी उद्दीपक अनुक्रिया में पुनर्बलन की कोई भूमिका नहीं होती। यहां अपने को केवल एक सिद्धांत पढ़ना है जिसका नाम है गुथ्री का सिद्धांत। केवल एक पढ़ाऊंगा, छोटा सिद्धांत है, यद्यपि ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल सब पे आने लग गए प्रश्न। और ये जो इधर हैं ये कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया में किसकी भूमिका होती है? पुनर्बलन की। इसमें अपन चार सिद्धांत पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक, पावलोव, क्या कह रहे हैं? दोनों में ऐसा आ रही होगा। नहीं नहीं नहीं, आर एस स्किनर में आता है। थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और स्किनर, ये चारों किस में आ जाएंगे? पुनर्बलन की भूमिका को उद्दीपक अनुक्रिया के अंतर्गत संबंध में इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये चार तो आप पढ़ोगे इस साइड में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सबसे महत्वपूर्ण। और वो कहता है कि नहीं, एस और आर में उद्दीपक अनुक्रिया में पूर्ण बलन की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें केवल एक सिद्धांत पढ़ना है, गुथ्री। पांचों ही सिद्धांत व्यवहारवादी में आते हैं। एक एक करके अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन एक थॉर्नडाइक के सिद्धांत को मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले ये टेबल बना लो आप। व्यवहारवादियों के दो वर्ग हैं। एक लिख लो पुनर्बलनवादी सिद्धांत, पुनर्बलनवादी सिद्धांत, पुनर्बलनवादी सिद्धांत, पुनर्बलनवादी सिद्धांत। और दूसरा है अपुनर्बलनवादी सिद्धांत। पुनर्बलनवादी सिद्धांत और दूसरा क्या लिखा है मैंने? अपुनर्बलनवादी सिद्धांत। क्या है पुनर्बलनवादी और अपुनर्बलनवादी में? पुनर्बलनवादी के नीचे क्या लिखोगे? चार व्यक्तियों के नाम लिख लो। थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और स्किनर। ये चारों मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से, आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगे। अभी तो केवल नाम नाम लिखना है। थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और स्किनर। पावलोव, हल और स्किनर।
थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और स्किनर। और दूसरा है अपुनर्बलनवादी, इसमें क्या लिखोगे आप? गुथ्री लिख लेना। अपुनर्बलनवादी में क्या लिखोगे? गुथ्री लिखोगे। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? पुनर्बलनवादी है, पुनर्बलनवादी क्या होते हैं? पुनर्बलनवादी वो हैं जो उद्दीपक अनुक्रिया में, पुनर्बलन तो समझ रहे हो, पुनर्बलन वर्ड क्या है? पुनर्बलन क्या होता है? जो आपको क्रिया कार्य करने की शक्ति को बढ़ा देता है, वो पुनर्बलन होता है। कोई भी ऐसा, चाहे प्रशंसा, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब पुनर्बलन के कारक होते हैं। यदि पुनर्बलन आंतरिक कारक नहीं होता है, कौन सा कारक होता है पुनर्बलन? क्योंकि ये बाहरी कारकों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये भी आप लाइन लिख लेना, ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कौन सी विचारधारा आंतरिक कारकों के बजाय बाहरी कारकों को इंपॉर्टेंट मानती है। तो व्यवहारवादी आंतरिक कारकों को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वो किसको मानते हैं? वो बाहरी कारकों को। तो ये भी नोट डाल के लिख लेना आप, कहीं भी जगह मिले वहीं। व्यवहारवादी आंतरिक कारकों के बजाय किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? बाहरी कारकों को। बाहरी या बाह्य कारक लिख लेना आप। व्यवहारवादी बाहरी या बाह्य कारकों को क्या मानते हैं? इंपॉर्टेंट मानते हैं। व्यवहारवादी बाहरी या बाह्य कारकों को क्या मानते हैं? इंपॉर्टेंट। व्यवहारवादी बाहरी या बाह्य कारकों को क्या मानते हैं? इंपॉर्टेंट। एक एक शब्द लिखा दिया मैंने जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है? एक एक शब्द, कोई डाउट नहीं यहां तक। बेसिक पढ़ा दिया मैंने। व्यवहारवादी अपन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए व्यवहारवाद, बिहेवियरिस्ट होते क्या सर। अब मैं इसका एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, थॉर्नडाइक। पूरा समझ में आ जाना चाहिए आपको, ऐसा लग जाना चाहिए गुरुजी एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सिद्धांत को लेकर। और इस सिद्धांत से कैसा भी प्रश्न आ जाए अपना गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में अपन एक सिद्धांत ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज संख्या कम है आप लोगों की। तो एक सिद्धांत पूरा पढ़ा देता हूं मैं। पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन, एक नंबर पे व्यवहारवादी में पहला सिद्धांत, जिसका नाम है प्रयास व त्रुटि सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि, इसको अपन बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। इसका एक नाम तो प्रयास त्रुटि ही कहलाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास त्रुटि। बाकी लेकिन एक नाम से काम नहीं चलेगा। अब परीक्षाओं का लेवल ऐसा हो गया है कि जहां आपको बहुत गहनता से इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा कि यहां से प्रश्न क्या आ रहे हैं सर, कितनी चीजें अपने को देखनी है, सब साथ साथ दिमाग में चलना चाहिए आपके, ये तो मजा नहीं आएगा। अब ये एक नाम है प्रयास त्रुटि, लेकिन ये अकेला नाम एग्जाम में नहीं आता, इसके बहुत सारे नाम परीक्षा में आते हैं। तो इसके जितने भी अन्य नाम है वो सब याद रखने आपको। अन्य नाम कौन कौन से हैं वो पहले नाम लिखाऊंगा, फिर मैं समझा दूंगा कि सिद्धांत क्या कहता है। प्रयास त्रुटि सिद्धांत, मूल नाम इसका प्रयास त्रुटि ट्रायल एंड एरर ही है। अन्य नाम, अब देखो दो चीजें हैं, आप याद रख भी सकते हो, आजकल आने लग गए। देखो पहले तो ये होता था कि एक इंग्लिश वर्ड आप याद कर लेते थे, अब क्या हो गया है कि कोई भी नाम आ जाता है तो एक इंग्लिश वर्ड से काम नहीं चलने वाला, ये प्रॉब्लम हो गई। अन्य नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है संयोजनवाद। ये जैसे एग्जाम में आ गया, संयोजनवाद का मतलब क्या होता है? कनेक्टिज्म। क्या है? संयोजन मतलब होता है कनेक्टिज्म, कनेक्ट करना है इसमें। अब इसके सब अर्थ समझा दूंगा मैं आपको। संयोजनवाद, कनेक्टिज्म। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, एसआर। क्या बोलते हैं इसको? उद्दीपक अनुक्रिया, मतलब एसआर भी इसको बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया भी इसको बोलते हैं। किसको? प्रयास त्रुटि को। 4 नंबर पे संबंधवाद, रिलेशनशिप थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी आया हुआ है, संबंधवाद, रिलेशनशिप थ्योरी। बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, ये भी इसको बोलते हैं। आवर्ती का सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी या रिपीटिशन थ्योरी भी इसको बोलते हैं। हर्ष व दुख का सिद्धांत,
भी इसको बोलते हैं। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। प्रयास त्रुटि, ट्रायल एरर, अन्य नाम संयोजनवाद, उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवाद, बंद यानी बॉन्ड थ्योरी, आवर्ती रिपीटेशन थ्योरी, हर्ष व दुख का सिद्धांत, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत, सब इसके नाम है। अब कहोगे गुरुजी इतना नाम याद क्या करेंगे, बावड़ा क्या हो रहा हो। सब कुछ याद होगा इस धरती पर, रुचि होनी चाहिए। आपको सबके नाम याद हैं अपनी क्लास की, 12th क्लास के लड़कियों के, 10th क्लास के लड़कियों के, जिनके भी हैं। लड़कों की बता रहा हूं, लड़के कहते हैं याद को नहीं, हमारा सब याद है, डेट तक याद है। क्यों? इंटरेस्ट था। जहां इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है वहां कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। और इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई सर बोझिल लगने लग जाती है कि गुरुजी परिभाषा याद को नहीं हो, कोई तरीको है कि। और मेरे सब परिभाषाएं याद है, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट था इस विषय में, मैंने जब पढ़ा तो याद हो गई मेरे। जब मैं बीएड मैंने की थी तो उस समय जो टीचर ने जिसने पढ़ाया उसका एक एक शब्द याद है मुझे, एक एक शब्द, उसने जो एग्जाम्पल्स दी वो भी याद है। अब इसका मतलब मैं ब्रिलियंट नहीं था, ब्रिलियंट होता तो 10th क्लास में बाई ग्रेस पास से नहीं होता। ब्रिलियंट होगा उसको मैथ जरूर आएगी, याद रखना। मैथ जिसका मैथ में दिमाग नहीं चलेगा मतलब वो दिमाग की कोनी है, याद रखो ये चीज। लेकिन दिमाग होना अलग चीज है और जुनून होना अलग चीज है। जुनून है तो आप हर चीज को निकाल ले जाओगे, और जुनून नहीं है तो जैसे मैथ ने सिर पर धरा घूमो। मैंने देखा है मैथ के गोल्ड मेडल भी घूम रहे हैं बाहर, कुछ नहीं बट रहा सर। समझ जाओ इस चीज को, मैंने जुनून ही है लाइफ को जो बदलता है। तो देखो ए नाम कुछ भी को नहीं, एकदम नॉर्मल इमेजिनेशन करो बस। प्रयास त्रुटि इसका मूल नाम है, इसलिए पढ़ा। प्रयास त्रुटि ये कहता है कि अपन प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे तो गलतियां होंगी, और उनसे अपन सीख कर संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रयास त्रुटि। संयोजनवाद इसके लिए नाम पड़ा, कनेक्टिज्म बोलते हैं संयोजनवाद को। कनेक्टिज्म का मतलब है सही उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करके सीखना। इस सिद्धांत की पूरी थ्योरी यही है कि जब आप सही और गलत का अंतर करना सीख जाओगे, सही एस और सही आर में रिस्पॉन्स स्थापित कर लोगे, वही प्रयास त्रुटि सिद्धांत, इसलिए इसको संयोजनवाद बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध के द्वारा या रिलेशनशिप पर बल देता है। संबंधवाद वही हो गया, संयोजनवाद और संबंध। एस और आर में डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना। बॉन्ड का मतलब यही होता है, मैंने अभी बोला ये वर्ड, ये बॉन्डिंग है। सही उद्दीपक और सही अनुक्रिया में सही बॉन्डिंग स्थापित करना। आवर्ती इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिद्धांत कहता है सीखना एक बार में नहीं होता है, अनेक प्रयासों का परिणाम होता है। हम कई बार चीजों को करते हैं, अभ्यास पे बहुत बल देता है सिद्धांत। एक्सरसाइज में सबसे अधिक कौन सिद्धांत बल देता है, तो आपको यही करना है, प्रयास त्रुटि। और हर्ष व दुख इसलिए बोलते हैं कि जब अपन कोई कार्य करते हैं और परिणाम अच्छा आ जाता है तो हमें खुशी महसूस होती है, और जब परिणाम अच्छा नहीं आता तो क्या महसूस होता है, दुख। तो इसको हर्ष व दुख भी बोलते हैं। परिश्रम व धैर्य का इसलिए बोलते हैं कि ये सिद्धांत ये सिखाता है कि जब अपन कई अनुक्रियाएं करते हैं, फिर अनुक्रियाओं से सीखते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रयासों के बाद सफलता मिलती है। उससे अपने अंदर क्या होता है, परिश्रम और धैर्य के गुणों का क्या होता है, विकास हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत। तो ये सब नाम याद रखने हैं। यद्यपि आरपीएससी में ये नाम बहुत बार आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये भी आ गया। ये नाम इसके अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, जिसके पीछे मैंने एम लगाया। तो आपकी मर्जी, आप पूरे पढ़ते हो तो वेल गुड है, और नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, ये नाम समझ में आ गया आपके। पहला प्रश्न पूछेगा प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिपादक हैं इसके एडवर्ड, प्रतिपादक हैं इसके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। आपको ये नाम पकड़ना है भाई, ये एडवर्ड और एल के चक्कर में और कुछ मत भूल जाओ बस। परीक्षा में थॉर्नडाइक आएगा। कब दिया, तो इसको लेकर किताबों में बहुत गलतियां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं। वो गलतियां भ्रांतियां आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जब भी डेट पूछेगा
तो बहुत सारी किताबों में 1913 लिखा मिलेगा, वो गलत डेट है। ये सिद्धांत दिया था 1898 में। ये अभी आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया, यही 1898 में दिया था सिद्धांत। ठीक है, और इसकी किताब का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। यही सेम प्रश्न आया था एनिमल इंटेलिजेंस में। दोनों प्रश्न आए हुए हैं। कब दिया? रिसर्च पेपर का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। इसमें इसने इसका प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक कहां के हैं? अमेरिका के। लिख लिया। प्रयोग किया इसने बिल्ली पर। ये सब इसकी बेसिक जानकारियां होगी। इस सिद्धांत की क्या होगी? बेसिक जानकारियां होगी। क्या होगी? बेसिक जानकारी। यहां तक ठीक है? कोई डाउट किसी बच्चे को किसी प्रकार का? नहीं है? ओके। समझना है सिद्धांत को पूरे को। बहुत इजी सा सिद्धांत है, अपने लाइफ से रिलेवेंट करके समझो। साइकोलॉजी बहुत इजी लगेगी आपको। 1913 करना ही नहीं। 1913 में नियम बताए थे इसने। 1898 नहीं आए तो 1913 कर दो आप, लेकिन 1998 आता है तो आपको यही करना है। ध्यान देना, ये कहता है कि जीवन में कोई भी समस्या आपके सामने आती है या आपको कोई लक्ष्य को पाना है, आपको सबको कोई को सेकंड ग्रेड बनना है, कोई को ग्रेड फर्स्ट बनना है, कोई ग्रेड थर्ड बनना है, कोई सेंटर की करेगा, कोई पीटीआई बनना है, कोई लाइब्रेरियन को बनना है, कोई लेबर असिस्टेंट बनेगा। आपने लक्ष्य बनाया तो आप क्या करोगे? प्रयास करोगे। और प्रयास करेगा तो आदमी, नेचुरल प्रोसेस होता है कि वो गलतियां करता है। ये स्वाभाविक है कि वो गलतियां करेगा। आपने कोई एग्जाम दिया, प्रयास किया और आपने गलती की। जो गलती आपने पहली बार की, जब सेकंड बार वो एग्जाम दोगे तो वो गलती जो फर्स्ट वाली वो दूसरी बार रिपीट करोगे क्या आप? नहीं करोगे। लेकिन जब दूसरी बार एग्जाम दिया तो आपने एक गलती और कर दी। वो जो गलती है वो क्या आप थर्ड बार एग्जाम दोगे उस समय करोगे क्या? नहीं करोगे। फिर आप चौथी बार आपने एग्जाम दी, उस समय आपने पांचवी एक नई गलती कर दी। ठीक है, मतलब आप हर प्रयास में एक नई गलती कर रहे हैं, लेकिन पुरानी गलती को आप छोड़ रहे हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हुए आपके ये समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। इसको अपन बोलते हैं प्रयास त्रुटि सिद्धांत। ये अपन सब अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी चीज नहीं है। दिमाग की चीज तो ये है, जब मैं आपको एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा, कोहलर का सिद्धांत, वो एक बहुत बढ़िया बात बोलता है सर। वो ये कहता है कि यार अपनी गलतियां करें क्यों? भाई जिंदगी आपको इसके लिए थोड़ी मिली है कि आप गलतियां करते जाओ, बूढ़े हो जाओगे, जवानी आपकी गलतियों में निकल जाएगी, बुढ़ावे में नौकरी लगोगे, जीने का रस बचेगा नहीं, घूमने का मन करेगा नहीं, पानी की लहरें डराएंगी आपको। मतलब क्या बना उस सफलता का? तो ये कहता है चीजों को करने से पहले पूरा देखो कि सर मैं क्या कर सकता हूं, इसमें गलतियां क्यों नहीं करूं। मतलब वो बहुत गजब की इंसाइट देता है वो सिद्धांत, कि एक बच्चा पहली कंपटीशन में सफल हो जाता है, इसका मतलब वो ये है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, वो दूसरों की गलतियों से सीखकर पूरी इंसाइट डेवलप कर रहा है कि मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है जहां प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे ये रास्ता चुनना है। वो तो है इनसाइड थ्योरी। और ये कहता है ये नेचुरल प्रोसेस है, यद्यपि इसमें टाइम लगेगा। इसलिए सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये मंद बुद्धि बच्चे हैं, अधिक आयु के लोग हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि इसमें आदमी अपनी गलतियों से सीख रहा है। तो इसने क्या किया समझो इसको। इसने एक प्रयोग किया बिल्ली पे। किसे प्रयोग किया? बिल्ली पे प्रयोग किया सर इसने। ये इसने एक बॉक्स लिया, और बॉक्स लिया तो बाहर इसने क्या किया? एक मछली का टुकड़ा रख दिया। क्या रखा? मछली का टुकड़ा। इस बॉक्स में एक दरवाजा है, यहां एक लीवर मतलब बटन लगा हुआ है,
और ये है बिल्ली। बिल्ली जो है वो भूखी है, क्योंकि प्रयोग जितने भी किए गए हैं वो भूखे पे ही किए गए हैं। भूखा ही सही रिस्पॉन्स करता है, बाकी कोई रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। खाया पिया कभी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। खाए पिए होते तो इस गर्मी में तुम बैठते ही नहीं, भाग जाते। हाथ कई बच्चे होंगे जो भाग गए होंगे गर्मी को देख के, एसी वाले बच्चे कई होते हैं। नहीं बैठा जाता भाई। भूखी बिल्ली सोएगी नहीं बेटा, भूख सोने नहीं देती है। हाँ दापेड़ी सो जा, सही करे। तो बिल्ली के भूखी है और 12 के रखेड़ो है मछली को टुकड़ो। अब मछली का टुकड़ा जो है वो क्या है, उद्दीप्त कर रहा है। उद्दीप्त समझ गए? चीजें दिख रही हैं, जैसे तुम्हारे सामने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसा ही सब वैकेंसी सामने खड़ी है, मुंह ताके, आजा बेटा आजा 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 आजा, भागा 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 भागा। तुम भी बिल्ली की तरह ही हो। अब अपने आप से जोड़ लेना इसको। बुला रही हैं, आजा आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार हो क्या रहा है साला। सब बुला रही हैं लेकिन जाने का नहीं। याद रखो, सब बुलाएं इसका मतलब गड़बड़ है। कोई एक बुलाए तो जाने की हिम्मत करनी चाहिए। सब बुलाएं इसका मतलब गड़बड़ है मामला, फंस जाओगे। कभी मत जाओ, एक की तरफ जाओ। तो वही स्थिति है बिल्ली के सामने। यहां मछली का टुकड़ा है, उद्दीप्त है। उद्दीप्त मतलब जो क्रिया करने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा है। बिल्ली क्या है, भूखी है। अब बिल्ली के बाहर मछली का टुकड़ा, इसकी सुगंध जा रही है हल्की हल्की। जैसे सुगंध गई बिल्ली बावड़ी होगी, और बिल्ली ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, पैर मार रही है, मुंह मार रही है, भाग रही है। या फिर भी इमेजिन कर लीजिए, जो था ना अपने आप में रख के समझो इस सिद्धांत में कि अपन बिल्ली की तरह हैं और अपने लक्ष्य से बाहर दिख रहा है, लेकिन हम भाग रहे हैं। कभी कोणम इस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी ये यूट्यूब वीडियो, कभी ये यूट्यूब वीडियो, कभी ये वीडियो, सब देख रहे हैं अपन। तू बता, ओ क्या बता रहे हो, ओ ज्ञान की बात, ओ और भी ज्ञान की बात, आज और की बात। बिल्ली में भाई हो रही है, भाग रही है, मुंह बांधा धड़ा धड़ की, कह भी करूं भागू बार। अब धक्का खाती खाती बिल्ली अचानक से यहां पे आई और आते इसका पैर इस पे पड़ा, पड़ते ही ये टिक्का बंद हुआ, बंद होते ही दरवाजा खुल गया। बिल्ली भाग के बाहर आई, बाहर आते क्या मिला, मछली का टुकड़ा। भूखी बिल्ली थी, मछली का टुकड़ा मिल गया, खाने की पूर्ति होगी, आवश्यकता की पूर्ति होगी। बिल्ली को अच्छा फील होगा कि नहीं होगा? अच्छा फील होगा। बिल्ली को दोबारा हमने बंद कर दिया। ये 10 दिन हमने प्रयोग किया। कितने दिन प्रयोग किया? 10 डेज हमने लगातार प्रयोग किया, 10 दिन ये प्रयोग किया गया। हमने ये देखा कि पहले दिन जो बिल्ली ने गलतियां की वो दूसरे दिन नहीं की। दूसरे दिन बिल्ली ने जो गलतियां की वो तीसरे दिन नहीं की। तीसरे दिन जो की वो चौथे दिन की। मतलब हर प्रयास में वो गलतियों को कम करती गई। हर प्रयास में। कैसे? उसने सोचा कि यार मैं इस साइड में गई, कुछ नहीं मिला, इधर गई, कुछ नहीं मिला, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। 9वें 10वें चरण में आते आते उसके समझ में आ गई, जो कुछ भी ऊन की जड़ है वो क्या है, यही है भाई। होता यही है जो कुछ होता है। अब बिल्ली 10वें प्रयास में ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, डायरेक्ट यहां पे आएगी। ये कौन है? उद्दीपक है, एस है। और ये लीवर को दबाना क्या है, आर है। जब आप उद्दीपक अनुक्रिया में प्रत्येक संबंध स्थापित कर लेते हो तो आपका क्या होता है, लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग कब तक नहीं हो रहा था? जब तक बिल्ली इधर उधर मुंह मार रही थी, कभी इस साइड में, कभी उस साइड में, कभी वहां भटक रही थी। प्रयास लग रहा था। पहले प्रयास में इसको 35 मिनट लगे थे, दूसरे दिन इसको 30 मिनट लगे, थर्ड में इसको 25 लगे, और 10वें चरण में इसको कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसने हर प्रयास में सीखा कि मैंने यार ये गलती की, उसमें नहीं करनी, इस बार ये गलती नहीं करनी। 10वें चरण में इसके समझ में आ गया कि मेरा उद्दीपक ये है, रिस्पॉन्स मेरे को ये दबाना है। जैसे इसने दबाया, डायरेक्ट संबंध किससे स्थापित हो गया, एस आर का। कोई चीज बीच में रही नहीं। और जब प्रत्येक संबंध इनमें स्थापित हो जाता तो क्या हो जाता है, आपका सीखना। ये पूरा सिद्धांत आपको ये सिखाना चाहता है कि आप कोई जिंदगी में एग्जाम दो, उसमें जो गलती करोगे वो दूसरे में नहीं करोगे, दूसरे में करी वो तीसरे में नहीं करी, और लास्ट में आपके जाके समझ में आता है यार कितनी मूर्खता कर रहा था। मुझे सिर्फ यही चीजें पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है, बाकी चीजों पे मुझे कोई ध्यान
नहीं देना है। ये है उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध। ये इस सिद्धांत की जान है, याद रखो आप। ये इस सिद्धांत का बेस है सब कुछ। बताओ कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस या नो? नहीं है? पक्का नहीं है? समझ में आ गया? दो प्रयोग और समझा देता हूं। ऐसे ही प्रयोग हुए थे इसी सिद्धांत की तरह, बिल्ली वाले। एक मैकडूगल ने प्रयोग किया था भूल भुलैया पे चूहे पर। ये एक भूल भुलैया है जिसमें गलत रास्ते पे बिजली का करंट लगा दिया। क्या लगा दिया? बिजली का करंट। और सही रास्ते पे अनाज के दाने रख दिए। चूहा भूखा है। बिजली का करंट होता है जो टेलीफोन लैंडलाइन में आता ना, हल्का सा जोर का झटका धीरे से लगे। एक तो बिजली को करंट वो एक बार ही लागे, दूसरी बार लागने को मौका ही कौन दे। आप डायरेक्ट जन्नत में जाते हो। फिर वहां रामो भजन करते रहो, बड़े तो सुविधा बहुत सारी, टेंशन ही कौन, फिर फ्री माइंड आराम से। भाई वहां को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जन्नत में जो व्यवस्थाएं मैंने सुनी है वहां कंप्लीटली आरामदायक स्थितियां हैं। आपको नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां एनवायरमेंट ऐसा है कि नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। कपड़े जो है वो आपने पहन रखे हैं, वही कपड़े आजीवन रहते हैं, मतलब अपने आप धुल जाते हैं, अपने आप ही रहते हैं। बड़ा मस्त काम है, बहुत शानदार। पूरे दिन संगीत चलता रहता है, सोमरस लिए वहां नर्तकियां घूमती रहती हैं, आप पीते रहो और सोते रहो और कोई काम ही नहीं। तो कितने लोगों का मन है जन्नत जाने का? किसी का नहीं है? कोई बात नहीं। तो बिजली करंट के चक्कर में मत आ जाना। ये टेलीफोन लैंडलाइन में करंट हुआ थे, हाथ लगा के देखियो तना यार, फील होगो लाग्यो रे यार। एक बार ऐसे फील होगा, झंझनाहट सो पैदा होगा। ठीक है, वो करंट है इसमें। चूहा गया गलत रास्ते पे, करंट लगा, जहां करंट लग जाएगा वहां दोबारा जाओगे क्या? दूसरी बार गया, वहां करंट लगा, वहां दूसरी बार जाओगे क्या? चूहा करंट खाते खाते इसके समझ में आ गया कि ये सही रास्ता है और इसमें से आता नाजदाने प्राप्त कर लेता है। पहली बार जो उसने गलत प्रयास किया, दूसरी बार नहीं किए, दूसरी बार किए, तीसरे नहीं किए, और एक चरण ऐसा आ गया कि चूहा ना इधर जाता ना उधर जाता, सीधा इस सही रास्ते में से आता और अनाज के दाने प्राप्त कर लेता है। समझने वाली बात यही है कि हम अपने प्रयास में के दौरान जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों से ये सीखते हैं कि वो गलती अपन अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। ये पूरा प्रयास त्रुटि सिद्धांत है। बताओ कोई डाउट हो तो? क्लियर है? लिख लो। इस सिद्धांत में 3 चरण होते हैं। एक ये भी लिख लेना, इसमें उद्दीपक कौन था? मछली का टुकड़ा। आया हुआ प्रश्न है, 10 दिन प्रयोग किया गया, भी आया हुआ है, लिख लेना। ये 10 दिन प्रयोग किया गया, 10 डेज प्रयोग किया गया, 10 डेज प्रयोग किया गया। टेन डेज प्रयोग किया गया, लिख ली? ओके, वेल गुड। उद्दीपक मछली का टुकड़ा था, सुगंधित मछली का टुकड़ा, मतलब जो उद्दीप्त कर रहा था। उद्दीपक सुगंधित मछली का टुकड़ा। कौन था? सुगंधित मछली का टुकड़ा। लिख लिया? लिखो, इस सिद्धांत में 3 चरण होते हैं। इस सिद्धांत में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण। कौन कौन से? पहला चरण ये होता है कि आप बहुत सारी अनुक्रियाएं करोगे, जैसे इस बिल्ली ने की, गलतियां करोगे। तो पहला चरण होता है विभिन्न अनुक्रियाएं करना। 3 स्टेप होते हैं इस सिद्धांत के। पहले चरण में क्या करोगे आप? विभिन्न अनुक्रियाएं करना। जैसे बिल्ली भाग रही थी, विभिन्न अनुक्रिया करना। क्या करना? विभिन्न अनुक्रिया करना। फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप? मल्टीपल रिस्पॉन्स कर रहे हो, सही अनुक्रिया का चुनाव करना। सही अनुक्रिया क्या करोगे आप? चुनाव करोगे। विभिन्न अनुक्रियाएं करना, दूसरा क्या है? सही अनुक्रिया का चुनाव। और तीसरा क्या है?
उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करना। ये 3 स्टेप है इसमें। विभिन्न अनुक्रियाएं करना, सही अनुक्रिया का चुनाव करना और एसआर में क्या स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। एसआर में संबंध स्थापित करना। एसआर में संबंध स्थापित करना। कोई डाउट है किसी बच्चे को? यस या नो? है क्या डाउट? क्लियर है? क्या कह सकते हैं इसको? आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत नहीं, वो सीएल हल के सिद्धांत को बोलेंगे। आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब पूरा टॉपिक पढ़ लोगे ना। पहले विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर आप देखोगे उनमें से सही कौन से, गलत को छोड़ दोगे, सही अनुक्रियाओं का चुनाव कर लोगे और लास्ट स्टेज में क्या करोगे, उद्दीपक और अनुक्रिया में क्या स्थापित कर लोगे, संबंध। मतलब आपसे ये प्रश्न पूछता कि कौन सा सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध की बात करता है, तो आपको स्पेशली प्रयास त्रुटि करके आना। ठीक है, 1-2 लाइन और लिख लो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार हम गलतियों से सीखते हैं। हम गलतियों से सीखते हैं। हम गलतियों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। गलतियों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं और करके सीखते हैं। ये तीनों आए हुए प्रश्न हैं। अनुभव से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं और करके सीखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? यस। कोई डाउट है किसी बच्चे को? पक्का नहीं है? वेल डन। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इस पे 4-5 प्रश्न आए हुए हैं कि एजुकेशन में क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं प्रयास त्रुटि सिद्धांत के। तो हेडलाइन डालो, शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में उपयोगिता क्या है? शिक्षा में क्या यूज हो सकते हैं इसके? लिख लिया? ओके, लिखो। 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, तो जो बताऊं वो लाइनें देख लेना। लिख लो पहले, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों तथा अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों व अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए क्या है, उपयोगी है। मंदबुद्धि के बालकों व अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए क्या है, उपयोगी है। समझ में आ गई बात? क्योंकि मंदबुद्धि बालक बेचारा क्या करता है, वो गलतियां करेगा बार बार, फिर उनसे सीखेगा। अधिक आयु का व्यक्ति भी क्या करता है, बहुत सारी गलतियां किया, तभी उसकी एज ज्यादा हुई है। तो वो उन दोनों के लिए सिद्धांत, तो ये 3rd ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सिद्धांत उपयोगी है। तो आपको क्या करके आना है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 2, पहला मंदबुद्धि हो गया। नंबर 2 लिखो, यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने पे बल देता है। ये भी आया हुआ है, कर्मिक रूप से। इसकी जगह ऑप्शन में आ सकता है धीरे धीरे। यह सिद्धांत कर्मिक रूप से सीखने पे बल देता है। कर्मिक रूप से सीखना क्या हुआ, धीरे धीरे। हाँ, एक सीक्वेंस में धीरे धीरे सीखने में बल देता है। अब देखो, एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा मैं आपको गेस्टाल्टवाद में, कोहलर कोपका वर्दीमर वाला। वो जिसके अपोजिट चलेगा, मतलब दोनों कंपैरिजन करके पढ़ा करो ताकि भूलोगे नहीं कभी साइकोलॉजी को। हर चीज को कंपैरिजन कर दो, दूसरे से कंपैरिजन करोगे भूलोगे नहीं। तो वो जब पढ़ेंगे तो इससे कंपेयर करना। वो कहता है आकस्मिक रूप से सीखता है, कर्मिक रूप से नहीं, धीरे धीरे नहीं सीखेगा बच्चा, तेज गति से सीखता है। और ये बात कर रहा है धीरे धीरे सीखने की। नंबर 3,
यह सिद्धांत गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी है। क्या है, प्रश्न है? गणित में, विज्ञान में, समाजशास्त्र में। जच रही है क्या बातें आपको? दो प्रश्न आए हुए हैं यहां से। आप कहोगे सर गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र में क्यों उपयोगी है? तो क्यों उपयोगी है बताओ? हाँ, गलती करा, हाँ अभ्यास करा, एक्सरसाइज बहुत करा, प्रैक्टिस बहुत करा, और ये सिद्धांत प्रैक्टिस की बात करें, इसलिए तीनों विषय उपयोगी। समाजशास्त्र में अपना आदतें बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, वो बार बार करके सीखते हैं। गणित विज्ञान में प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की। लेकिन यहां से प्रश्न क्या आया कि गणित में उपयोगी है, किसने कहा है? करो एंड करो ने। और विज्ञान समाजशास्त्र में उपयोगी किसने कहा है? कॉल्सन। दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये आगे लगा लेना आप। करो एंड करो ने कहा कि गणित में उपयोगी है, और कॉल्सन ने क्या कहा है? गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी। गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी। किसमें उपयोगी है? गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र में उपयोगी। किसने कहा है? कोलसेनिक एक व्यक्ति हैं, वो एक कहते हैं विज्ञान और समाजशास्त्र का, और केवल गणित का जो बोल रहा है वो करंट करो बोल रहा है। ठीक है ना? तो करंट करो के अनुसार गणित करोगे, और कोलसेनिक के अनुसार विज्ञान और समाजशास्त्र। दोनों आए हुए प्रश्न, इसलिए याद रखना। लिख लिया? नेक्स्ट। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। यह सिद्धांत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करता है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या करता है? विकास। समझ में आई बात? अरे आपने कल क्या गलतियां की, आज उनसे सीखोगे आप। समझ रहे हो आप? तो पूर्व एक्सपीरियंस आज आपके सीखने में क्या देंगे? योगदान। तो अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता विकास कौन करता है? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। यह सिद्धांत गामक योग्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको विस्तार दे लेना। गामक योग्यता। गामक योग्यता क्या होती है बता सकता है कोई? मोटर स्किल। मोटर स्किल किसको बोलते हैं? हाँ, लिखना, चलना, दौड़ना। से ऐसे प्रश्न आ गए कि ड्राइविंग करना कौन सिद्धांत के अनुसार होता है? टाई की गांठ बांधना, ड्राइविंग करना, खेलना, ये सब किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रयास त्रुटि सिद्धांत के अनुसार। तो आगे लिख लो, गामक योग्यताएं जैसे लिखना, मोटर स्किल, जैसे लिखना, दौड़ना, खेलना, ड्राइविंग करना। गामक योग्यताएं जैसे लिखना, दौड़ना, खेलना, ड्राइविंग करना, टाई की गांठ बांधना। ये आया हुआ है टाई की गांठ बांधने वाला। टाई की गांठ बांधना, आदि को सिखाने में उपयोगी माना जाता है। आदि को सिखाने में क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। फिर लिखो, यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। अर्जित ज्ञान को क्या बनाता है? उपयोगी। अर्जित ज्ञान समझ रहे हैं? जो भी आप सीख, अर्जित, मान लो आज आपने मेरी क्लास से सीखा, तो ये उपयोगी कैसे बनेगा? जब इसकी बार बार क्या करोगे आप? प्रैक्टिस करोगे। क्या करोगे? बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो अर्जित ज्ञान को क्या बनाता है? उपयोगी बनाता है। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाता है। यह सिद्धांत अर्जित ज्ञान को क्या बनाएगा? उपयोगी बनाएगा। देखो, ये तो इसकी पॉजिटिव पार्ट है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र वाला प्रश्न आ गया, मंद बुद्धि वाला प्रश्न आ गया, कर्मी को धीरे धीरे सीखने वाला प्रश्न आ गया, ठीक है, अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला प्रश्न आ गया। मतलब लगभग उपयोगिता जो भी है इसकी, सब पे प्रश्न आए हुए हैं इसके, तो ये पूरा ही पढ़ के जाना है। एक इसकी आलोचना के ऊपर भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी कमियां क्या है? हर सिद्धांत में कमी भी होती है।
आलोचना क्या है इसकी। तो दो प्रश्न आए हुए हैं आलोचना पे, और क्या आए हुए हैं, एक तो ये पूछ ले आपसे कि अधिगम का यांत्रिक सिद्धांत किसे कहा जाता है। यांत्रिक मतलब समझ रहे हो, मैकेनिकल। तो यांत्रिक सिद्धांत किसे कहते हैं, क्योंकि चीजों को बार बार करने बल देता है, करते रहो बार बार करते रहो, ये कोई काम थोड़ी है यार। तो ये मैकेनिकल है, यांत्रिक है। वैसे तो सभी व्यवहारवादी यांत्रिक हैं, बट पर्टिकुलर एक नाम आएगा यांत्रिक का, तो आपको ये करके जाना है यांत्रिक। एक कौन सा सिद्धांत प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, तो आपको ये करके जाना है। कौन सा सिद्धांत सीखने में चिंतन अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण नहीं मानता, तो आपको प्रयास त्रुटि करके जाना है। समझ गई बात। ये तीनों इसकी आलोचनाएं हैं, तो लिख लो इसकी आलोचना में, यह सिद्धांत यांत्रिक है। मैकेनिकल है, यांत्रिक का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल। ये सिद्धांत क्या है, यांत्रिक, मैकेनिकल है। लिख लिया सभी ने, ओके। नंबर 2, यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं है। उपयोगी मतलब क्या हुआ, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे के लिए उपयोगी क्यों नहीं है, बता सकते हैं आप। हाँ, वो एक बार में सीख जाता है, वो एक बार में सीख जाता है, बाकी नहीं सीखते, इसलिए नहीं होता है। हेलो, अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करना है ना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या नहीं है, ये उपयोगी नहीं है। 3 नंबर पे, यह सिद्धांत सीखने में, यह सिद्धांत सीखने में चिंतन और विवेक को महत्वपूर्ण नहीं मानता। यह सिद्धांत सीखने में चिंतन और विवेक को महत्वपूर्ण नहीं मानता। किसको महत्वपूर्ण नहीं मानता, चिंतन और विवेक। सीखने में चिंतन और विवेक को महत्वपूर्ण नहीं मानता। चिंतन और विवेक को महत्वपूर्ण नहीं मानता। लिख लिया, ये इसकी आलोचना है, और ये तीनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसमें 2-3 बातें और लिख लो, ये भी आए हुए हैं। कौन सा ये सिद्धांत सीखने में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मानता है, एक तो प्रेरणा और एक अभ्यास। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं। सीखने में प्रेरणा और अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण कौन मानता है, तो आपको याद रखना है प्रयास त्रुटि सिद्धांत। तो लिख लो नोट डाल के, यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा और अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। यह सिद्धांत सीखने में प्रेरणा और अभ्यास को क्या मानता है, सबसे महत्वपूर्ण। सीखने में प्रेरणा और अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। लिख लिया, ये आए हुए प्रश्न है दोनों कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है, तो आपको प्रेरणा याद रखना और दूसरा क्या याद रखना है, अभ्यास याद रखना। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। और एक ये याद रखना कि टोलमैन ने किस सिद्धांत को पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत कहा था। टोलमैन ने कहा कि ये पहला सिद्धांत जिसने पूर्ण बलन का प्रयोग किया। थॉर्नडाइक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण बलन का प्रयोग किया। पूर्ण बलन का सबसे अधिक प्रयोग किया स्किनर ने। समझ गए, पूर्ण बलन के नाम से सिद्धांत दिया सीएल हल ने। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, दिमाग में होनी चाहिए। तो टोलमैन ने किस सिद्धांत को पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत कहा है, कंप्लीट और साइंटिफिक थ्योरी। तो ये टोलमैन का व्यक्तिगत मत है, नीचे नोट डाल के लिख लो, नोट। टोलमैन ने इस सिद्धांत को पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, कंप्लीट एंड साइंटिफिक थ्योरी। कंप्लीट एंड साइंटिफिक थ्योरी किसने कहा है, टोलमैन। पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत, पूर्ण और वैज्ञानिक सिद्धांत। लिख लिया सभी ने, कोई डाउट है किसी को, पक्का नहीं है, वेरी गुड। एक ये भी लिख लेना, इस सिद्धांत के आधार पे ही लॉयड मॉर्गन जो था ना, लॉयड मॉर्गन, उसने तो क्या किया था, कुत्ते प्रयोग करके बताया कि कैसे प्रयास त्रुटि सीखते हैं। तो कुत्ते प्रयोग तो किसने किया, लॉयड मॉर्गन ने। और मैकडूगल का मैंने अभी प्रयोग आपको समझाया था, उसने किस पे किया था,
चूहे पे। तो ये भी नोट डाल के लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ये मतलब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम ओरिएंटेड परस्पेक्शन प्रश्न पूछेगा, बट फिर भी आप लिख सकते हैं। नोट डाल के, नोट, लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पे प्रयोग किया, लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पे प्रयोग किया, जबकि मैकडूगल ने चूहे पे प्रयोग किया। लॉयड मॉर्गन ने कुत्ते पे प्रयोग किया, जबकि मैकडूगल ने किसे प्रयोग किया? चूहे पर, चूहे पे प्रयोग किया। इस सिद्धांत में आपको लग रहा हो कि सर कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी चीज आपको लग रही होगी सर ये समझ में नहीं आई, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं है कि अपन जीवन में अपने लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए अपन प्रयास करते हैं, कोशिशें करते हैं, कोशिशें करते हैं तो स्वाभाविक अपने से गलतियां होती हैं। जो गलतियां अपन एक बार कर देते हैं वो गलतियां अपन दूसरी बार रिपीट नहीं करते हैं। एक वक्त आता है कि अपन गलतियों से, अपने प्रयासों से ये सीखते हैं कि ये सही है और ये गलत है, और उद्दीपक अनुक्रिया में क्या स्थापित कर लेते हैं? संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। समझ में आ गया? ये आपका व्यवहारवादी में पहला सिद्धांत है, ये कंप्लीट है। अगली चीजें जो है अपन नेक्स्ट 13 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ये 4 दिन मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, बहुत धीमा गत पढ़ाया है। उसके रीजन मैंने आपको दोनों कारण बताए हैं, गर्मी भी, कूलर भी, और एक बैच बनने की प्रोसेस में। 13 यानी कि बुधवार को, कल 9 तारीख का रक्षाबंधन है, तो आप सब लोग जाओगे तो 10-11 तक आप आओगे, ठीक है? तो 12 दिन का, एक 12 तारीख का मैंने एक्स्ट्रा रखा है, और 13, 14, 15, 16 को अपन 4 दिन अपन पढ़े हैं। जन्माष्टमी दिन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं कृष्ण जन्माष्टमी में खुद फास्ट करता हूं, तो दिक्कत नहीं है। फिर भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप कहोगे तो कृष्ण जन्माष्टमी छुट्टी कर देंगे। फिर उसके बाद मंडे से 17 तारीख के शायद पटवारी की एग्जाम है, तो मंडे से या ट्यूसडे से फिर 5 दिन लगातार ही क्लास लेंगे अपन। ओके, तो मिलते हैं। आज मैंने कम ही रखी क्लास, ठीक है, क्योंकि मैं भी जाऊंगा, और फिर मुझे था कि कूलर की वजह से सही हो जाता तो अपन पढ़ लेते। कुछ बच्चे भी ज्यादा आज चले गए हैं, ज्यादा पढ़ते हैं अपन।